फाइनली मैंने ओजी मूवी देख ली एंड इस मूवी को देखने के बाद मेरा माइंड थोड़ा अटका हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब आप इस मूवी को ए सर्टिफिकेट दे रहे हो तो मूवी के सीन्स को कट करने एंड रिमूव करने की क्या जरूरत है, मतलब लॉजिक क्या है उसके पीछे। एंड ये मेरा सेंसर बोर्ड से सवाल है। एंड ऐसा भी नहीं है कि हमने ऐसा कुछ पहले देखा नहीं है। कई बार तो बिना ए सर्टिफिकेट के बड़े ही ब्रूटल सीक्वेंसेस दिखा दिए जाते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि मूवी का गुड़गोबर हो गया है सीन्स रिमूव होने से, तो ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि उन पर्टिकुलर सीन्स को रिमूव करने के बाद आपको ये देखने को मिल रहा है, तो अगर वो सीन्स इंक्लूड होते मूवी में तो और थोड़ी डोज मिल जाती। खैर, कुछ मूवीज होती हैं जो अपने कंटेंट के अलावा अपने बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से आपका सिनेमेटिक एक्सपीरियंस एनहांस करती है। फॉर एग्जांपल रजनीकांत साहब की जेलर, तो वही सेम काम यहाँ मुझे ओजी मूवी में भी होता हुआ दिखाई दिया। मतलब अगर मैं एक लाइन में इस मूवी का रिव्यू करूं तो ये मूवी पवन कल्याण साहब के लिए वही सेम काम करती है जो काम रजनीकांत साहब के लिए जेलर मूवी ने किया था। जैसे जेलर अनिरुद्ध के काम का एक पीक सैंपल था, वही चीज सेम यहाँ पे थमन के लिए भी अप्लाई होती है। इस मूवी में थमन ने अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट काम दिया है। मासिव रेस्पेक्ट फॉर थमन। वेल, सबसे पहले अगर बात करें मूवी के नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो मोस्टली मैं मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स पे पहले बात करता हूं, नेगेटिव पे नहीं। लेकिन यहाँ नेगेटिव पे पहले बात करूंगा क्योंकि मूवी में सबसे मेजर एक ही नेगेटिव पॉइंट है एंड दैट इज इसकी बेसिक प्लॉट लाइन। वो एक फॉर्मूला बेस्ड पैटर्न को फॉलो करती है जिसमें कहानी के हिसाब से हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता। सेम वही ओल्ड स्टाइल गैंगस्टर ड्रामा जो हमें तेलुगु सिनेमा में काफी बार देखने को मिल चुका है। कहानी प्रेजेंट में है जहां हमें एक हंसता खेलता परिवार देखने को मिलता है एंड फिर कुछ ऐसा होता है कि उस परिवार के मुखिया को वापस से अपने पास्ट का वो रूप धारण करना पड़ता है जो वो बहुत पहले पीछे छोड़ चुका था। एंड उसके वो रूप धारण करने से पहले तगड़ा सा बिल्डअप बनाया जाता है, कुछ कैरेक्टर्स के द्वारा, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक के द्वारा और कुछ कहानी के द्वारा भी। इस प्लॉट लाइन के ऊपर हम अनगिनत मूवीज देख चुके हैं, डाकू महाराज से लेके जेलर तक। लेकिन इस प्लॉट लाइन की एक खास बात होती है एंड वो ये कि इस पे अपनी फिल्म की कहानी बुनना एक तलवार की धार पे चलने के समान होता है। मामला जरा सा इधर उधर हुआ तो मूवी गड्ढे में भी जा सकती है एंड सब कुछ सही रहा तो वो छप्पर फाड़ कमाई भी कर सकती है। जेलर तो इस बात का उदाहरण है ही। हाँ, एक और प्रॉब्लम है मूवी के साथ, हिंदी डबिंग की, बट उसका क्या ही किया जा सकता है भाई, ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। इसके बाद मूवी में मोस्टली चीजें पॉजिटिव ही हैं एंड एज आई सेड अर्लियर, मूवी की मेन यूएसपी है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। थमन साहब ने धुर्रे उखाड़ रखे हैं उसमें, प्लस मूवी का एक्शन काफी ज्यादा स्टाइलाइज्ड है एंड इस सब का श्रेय मेरे हिसाब से जाता है मूवी के सिनेमेटोग्राफर रवि के चंद्रन साहब को, जिनके खाते में एक दो नहीं बल्कि तीन फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं। एंड सीरियसली आपको स्क्रीन पे काम देख के लगता है कि जो बंदा ये काम कर रहा है वो वाकई कोई अवार्ड विनिंग बंदा होना चाहिए। ही इज अ मास्टर ऑफ हिज आर्ट। मतलब उनके काम में आपको कई जगह पे रॉबर्ट पैटिंसन वाले द बैटमैन की मूवी की झलक दिखाई देगी। नहीं, मैं एग्जेजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये चीज मैंने ट्रेलर में भी नोटिस की थी और तभी बताई भी थी। साथ ही यहाँ पे फिल्म की एडिटिंग की तारीफ ना हो तो बात नहीं बनेगी। अगेन एक अवार्ड विनिंग फेस हमारे सामने आता है नवीन नूली साहब का, जिन्हें जर्सी मूवी के लिए बेस्ट एडिटर का नेशनल अवार्ड मिल चुका है। सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग इन दोनों ने मूवी के एक्शन को एनहांस करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक्शन इस फिल्म का काफी जबरदस्त है। इवन कटाना वाले सीक्वेंस मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आए। बात करें अगर परफॉर्मेंसेस की, तो पवन कल्याण साहब अपनी परफॉर्मेंस से बता रहे हैं कि वाई दे कॉल हिम ओजी। मतलब स्वैग दिखाई देता है भाई स्क्रीन के ऊपर। जब वो बेल बॉटम पहन के चल के आते हैं तो लगता है कि आप उसी इरा में आ गए हो। आई एम मिसिंग बेल बॉटम पैंट्स टुडे, एक आधी सिलवा लेता हूँ। बाकी परफॉर्मेंसेस सभी की बढ़िया है, एक एक का नाम लेने में खाम खा टाइम वेस्ट होगा, बस राधा रामा का नाम ले लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। श्रेया रेड्डी एज गीता स्क्रीन पे जान डाल देती हैं भाई। मतलब पता नहीं क्यों उनके अंदर मुझे यहाँ पे भी राधा रमा ही दिखाई दे रही थी। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि वो कैरेक्टर ही पावरफुल चूज करती हैं। बात करें अगर मूवी के डायरेक्शन की, तो मैंने साहो वाली एक वीडियो में बोला था कि सुजीत जो है वो काफी ज्यादा डिटेलिंग के साथ काम करने वाले डायरेक्टर हैं एंड सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है इन केस ऑफ ओजी। छोटी छोटी डिटेलिंग आपको मूवी में ऐसी मिलेगी कि आप चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू कर दोगे अगर आप हार्ड कोर सिनेफाइल हो तो, क्योंकि कुछ चीज़ें आम जनता के लिए नहीं होती, वो सिर्फ कोर सिनेफाइल जनता के लिए होती हैं। अब हाँ, अगर आप इस वीडियो में ये जानने के लिए रुके हुए हो कि क्या इस मूवी का साहो से कोई कनेक्शन है या फिर क्या ये दोनों एक ही यूनिवर्स का पार्ट है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो एक स्पॉइलर हो जाएगा, अगर है तो भी और नहीं है तो भी। एंड उसके लिए मैंने कुछ सोचा हुआ है अलग से, उस पर हम एक प्रॉपर डिटेलिंग वीडियो में बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। वेल फाइनली अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो ताकि डिसाइड कर सको कि आपको ये मूवी देखने जाना चाहिए या नहीं, तो उसका सीधा सा जवाब है कि अगर आपको जेलर जैसी मूवीज पसंद आती हैं तो ये मूवी भी आपको पसंद आएगी। एंड अगर आप इस साल एक
एक प्रॉपर मासी फीस्ट के लिए क्रेव कर रहे हो एंड पवन कल्याण साहब के फैन हो तो ये मूवी आपके लिए है। बट अगर आपको मूवीज में बहुत ज्यादा लॉजिक ढूंढने की ज्यादा आदत है एंड आप मासी सिनेमा को भी उसी चश्मे से देखते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सही क्यों नहीं दिखाई है मूवी में, तो भाई आप इसको अवॉइड कर सकते हो। खैर अगर आपने ये मूवी देख ली है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर नहीं देखी तो भाई देख के आओ और फिर बताओ अपना एक्सपीरियंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड हाइप करना बिल्कुल ना भूले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।